अगर हम लोग कल से स्टार्ट करें तो कल हमने कुछ ज़्यादा खास नहीं पढ़ा था। कल हमने तीन चीज़ पढ़ी थी। एक पढ़ा था एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? एनजीओ। हमने कल तीन चीज़ पढ़ी थी। मीनिंग, टाइप ऑफ अकाउंट्स और उनकी नीड। नीड ही नीडलेस थी आप लोगों के लिए। ये कभी एग्जाम आता नहीं तो अपने समझने के लिए अपने लिए था। मेन में अपने लिए क्या काम किया है? मीनिंग और टाइप ऑफ अकाउंट्स। मीनिंग क्या था कि भाई इट्स ए कंपनी जो किस में रजिस्टर्ड होती है? रजिस्टर्ड। अब देखो, इसको आप लोग हमेशा ऐसे लिखोगे। अब इसका मतलब होता है, कुछ कुछ वर्ड्स आपको समझने पड़ेंगे भाई ना। इसका मतलब होता है अंडर सेक्शन। अभी हमेशा आपको ऐसे दिखेगा, चाहे वो लॉ की बात कर लो या अकाउंट्स या कहीं पे भी टैक्स की बात कभी पढ़ोगे आप लोग, तो हमेशा इसी तरह से लिखने में आता है, U/S, अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है सर्व सोसाइटी एंड पब्लिक। ठीक है। अकाउंट्स क्या क्या बनाने हैं? तो अकाउंट्स बनाने हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। कल हमने 1 घंटे के अंदर अगर मैं उसका सार निकालूं तो बस यही था। ठीक है। इसके अलावा जो कुछ भी पढ़ा हमारे नॉलेज के लिए था, बाकी यूज का कुछ भी नहीं था। अब अगर मैं इसी को एक्सपेंड करता हूँ, चलो मेरे पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है, कैपिटल एक्सपेंसेस या रिसिप्ट वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंसेस या रिसिप्ट। चलो, तो मैं इसको शॉर्ट में अगर बोलता हूँ तो पहले बात कर लेते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये एनपीओ के अंदर। ये चीज आपको आना कंपलसरी है और ये हर स्टेज पे आपकी आती जाएगी। और ये मान लो इसका एक सेपरेट एमसीक्यू या एक छोटा क्वेश्चन आता है जो 1 या 2 नंबर का होगा। तो चलो बताओ, आपके हिसाब से कैपिटल एक्सपेंसेस कौन से खर्चे होते हैं? अगर मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो बेस्ट एग्जांपल है, जो एसेट से रिलेटेड खर्चा है वो तो क्या हो गया? कैपिटल। और जो डे टू डे खर्चा है वो क्या हो गया? रेवेन्यू। ठीक है। अगर मैं सिंपली अगर आपको बोलूँ तो आपने एकदम परफेक्टली, और इससे आपका मेजर काम तो निकल जाएगा। मतलब आप बोलो 95% सिचुएशन तो आपकी सॉल्व हो जाएगी। 95 या 98 भी हो जाएगी। तो अगर आप इतना भी याद रखते हो सफिशियंट है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज बोलूँ, इन सिंपल टर्म्स, सिंपल टर्म्स के अंदर कैपिटल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? एसेट के खर्चे। और रेवेन्यू एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? डे टू डे एक्सपेंसेस। परफेक्ट एग्जांपल, परफेक्ट। और मुझे अगर आइडेंटिफाई करना हो, फॉर एग्जांपल ये पैनल परचेज किया, तो ये कैपिटल है या रेवेन्यू? क्योंकि मेरे लिए क्या है? एसेट है। ठीक है। एसी परचेज किया, कैपिटल है या रेवेन्यू? कैपिटल। क्यों? एसेट है वो मेरी। ठीक है। और इसका मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूँ, रेवेन्यू, क्योंकि वो हर महीने आपको पे करना है, वो डे टू डे एक्सपेंसेस में आ गया। ठीक है। इसका डेप्रिसिएशन कैपिटल रेवेन्यू में से आएगा, ये कंफर्म है।
डेप्रिसिएशन क्या होगा, कैपिटल या रेवेन्यू, रोज इसकी वैल्यू डाउन हो रही है नहीं हो रही है, तो डे टू डे एक्सपेंसेस में वो भी क्या हो गया, रेवेन्यू। आ रही बात समझ में? तो अगर आप इतना भी आइडेंटिफाई कर लेते हो तो इनफ है। रेंट यहाँ का रेवेन्यू, जो खर्चा रेगुलर हो रहा है, ठीक है, वो क्या माना जाएगा, रेवेन्यू। और जो खर्चा केवल एक बार हो रहा है और कई सालों की, वो क्या माना जाएगा, कैपिटल। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में, हो गया। अगर टेक्निकल टर्म्स में बोलूं तो एक्सपेंसेस which benefit is received for more than one accounting period or ऑपरेटिंग साइकिल। ऐसे खर्चे जिनका फायदा हमें एक अकाउंटिंग पीरियड, मतलब एक साल से ज्यादा, या एक अकाउंट ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा मिलता है। तो अब जैसे मैंने बोला आपको, ये पैनल लगा दिया, लगाते मैं, अब भले देखो खराब हो जाए बात अलग है, पर जब मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ तो दिमाग में क्या है, गई 5 साल की। एसी लगा रहा हूँ, मैं दिमाग में क्या है, गई 5 साल की। 4 साल 2 साल में कुछ भी मान सकता हूँ, मतलब एक ये तो मानूंगा 2-3 साल तक तो गई। अब 2-3 साल तो कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे दिमाग में ये रहता है कि खर्चा एक बार करा, बट उसका फायदा क्या होगा, 2-3-4 साल तक मिलता रहेगा। तो वो क्या हो गया मेरे लिए, कैपिटल एक्सपेंसेस, जिसमें जनरली क्या आती है, एसेट्स। वहीं पे रेवेन्यू एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑफ विच बेनिफिट इज रिसीव्ड फॉर लेस देन 1 ईयर और वन ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऐसे खर्चे जिनका फायदा हमें एक साल या उससे कम टाइम के लिए मिलेगा, मतलब जब तक आप खर्चा कर रहे हो तब तक फायदा मिल रहा है। खर्चा बंद, फायदा बंद। जैसे नॉर्मल खर्चे हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, रेंट हो गया, जो आपको रेगुलर पे करने होते हैं। तो इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आ गया, एसेट, और इसके अंदर एग्जाम्पल क्या आ गया, डे टू डे एक्सपेंसेस। याद रहेगा आराम से। तो सैलरी, अब जैसे मेरी सैलरी है, वो क्या है, रेवेन्यू या कैपिटल। अब ये चेक करो, क्या मुझे एक बार सैलरी देंगे, जिंदगी भर काम करूंगा मैं, हर महीने देनी पड़ेगी, तो वो किस में चले गया, रेवेन्यू में। चलो, इसको मैंने खरीदने के लिए लोन लिया था, तो लोन का इंटरेस्ट, रेवेन्यू, हर महीने देना है, लोन का इंटरेस्ट क्या हो गया, रेवेन्यू। तो जो खर्चा रेगुलर पे करना है, कंटिन्यूअस है, तो वो तो क्या हो गया, रेवेन्यू। और जो खर्चा केवल एक बार करना है, बात खत्म। जैसे कैमरा है, कैमरा क्या हो गया, कैपिटल एसेट है। कैमरा क्या हो गया, कैप। अब लेकिन ये अगर बात बोलूं कि मैं कैमरा रेंट पे लेके आया हूँ और मुझे हर महीने 5,000 रुपये रेंट देना है, तो क्योंकि ये मेरे लिए अब एसेट नहीं हुई। एसेट कब मानी जाएगी, जब वो मेरी खुद की हो। भी मेरी खुद की तो नहीं, ये तो किसी और की है, मैं तो किस पे लेके आया हूँ, रेंट पे। फॉर एग्जाम्पल ये बिल्डिंग है, अब मैं रेंट पे ले रहा हूँ, तो ये बिल्डिंग मेरी थोड़ी ना हुई, बिल्डिंग का ऑनर तो कोई और है। मुझे इस बिल्डिंग का फायदा तब तक मिलेगा जब तक मैं क्या कर रहा हूँ, रेंट पे कर रहा हूँ। सॉर्टेड है सारा हिसाब। चलो, तो इस पॉइंट पे हम लोग आगे चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा पिक कर रहे हैं आज का, एनपीओ का सबसे मेन पार्ट होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट।
ठीक है, बोलना सीखो। आप लोग जिस कोर्स को कर रहे हो वहाँ पे केवल बोलने की वैल्यू है। आपका जितना अच्छा इंटरेक्शन होगा, जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा, उतना आप ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव करोगे। इसलिए जितना अच्छा हो सके आप बोलो, आंसर करो, पूछो, ठीक है, कुछ भी। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का सेंस क्या है? तो सबसे पहले दिस इज सेम एज कैश बुक। ये किसके जैसा है? बिल्कुल कैश बुक के जैसा है। जैसे आप कैश बुक बनाते थे वैसे ही ये बनेगा, बस आराम या फायदा ये है कि कैश बुक में 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम तो बनती थी, इसमें ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। पर जैसे आप कैश बुक बनाते थे वैसे ही क्या बनेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नेचर ऑफ सच अकाउंट, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है ना, इसका ध्यान रखना। नेचर ऑफ दिस अकाउंट इज रियल। ध्यान में 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। रियल, नॉमिनल और पर्सनल, 3 तरह के अकाउंट होते हैं। ठीक है, हिंदी में पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, नॉमिनल मतलब नाम मात्र के, और रियल मतलब वास्तविक। 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। इन तीनों का लॉजिक क्या रहता है? इतना रेलेवेंट नहीं है अभी ये देखा जाए तो, मतलब उस नाम आया इसलिए समझा रहा हूँ। काम में ये बार बार आएगा। कैपिटल रेवेन्यू आपके हर क्वेश्चन में काम में आएगा, हर क्वेश्चन में। ये तो आपको ध्यान रखना ही है, बस शॉर्ट में ये याद रख लो। एसेट मतलब कैपिटल, और डे टू डे मतलब रेवेन्यू। ठीक है। टाइप ऑफ अकाउंट्स के अंदर या नेचर ऑफ अकाउंट्स में 3 तरह के नेचर होते हैं। पर्सनल मतलब रिलेटेड टू पर्सन, जैसे लाइक राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, ये सब कौन से हो गए? पर्सनल अकाउंट। दूसरा, नॉमिनल, ये होते हैं रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड इनकम, जैसे रेंट अकाउंट। तो जिस अकाउंट में आप पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिख रहे हो वो क्या होगा? पर्सनल। जिस अकाउंट में आप इनकम और एक्सपेंसेस लिखते हो, केवल इनकम और एक्सपेंसेस, उसका नेचर क्या होता है? नॉमिनल। मतलब कोई ऐसा अकाउंट है जैसे P&L हो गया आपके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसमें हम लोग क्या लिखते थे? खर्चे वगैरह, तो उसका नेचर क्या होगा? नॉमिनल। और लास्ट, रियल। रियल का मतलब होता है रिलेटेड टू एसेट्स। तो जो भी अकाउंट किससे रिलेट कर रहे हैं? एसेट्स से। जैसे फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, ये सब कौन से अकाउंट्स होते हैं? रियल। तो ये कुछ अकाउंट्स होते हैं, नेचर होते हैं अपने पास में, अब समझना बात को। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट, इस ये किसके जैसा होता है? कैश बुक कैसा। अब कैश हमारे लिए क्या होती है? एसेट। तो जब कैश एसेट है तो इसका नेचर ऑटोमेटिक क्या हो गया अपने लिए? रियल। इसका नेचर ऑटोमेटिक अपने लिए क्या बन गया? रियल। नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स ओनली it includes only cash transaction whether
कैपिटल और रेवेन्यू और इसमें केवल और केवल रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या आते हैं? कैश ट्रांजेक्शन। मतलब अगर कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, नहीं हुआ है तो कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी ड्यू टू स्टाफ, सैलरी ड्यू टू स्टाफ। अब बताओ इसमें कैश आया या गया? नहीं हुआ। सैलरी ड्यू टू स्टाफ, स्टाफ को सैलरी देनी है, तो पैसा गया क्या इसके अंदर? नहीं। तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं आएगा। किसी स्टाफ को अगले 2 साल की सैलरी एडवांस दे दी, तो 2 साल का पूरा ट्रांजेक्शन किस में हुआ? कैश में हुआ, तो पूरा यहाँ आएगा। तो अब जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट बना रहे हो तो आपके दिमाग में बिल्कुल एक चीज क्लियर होनी चाहिए, केवल और केवल कैश ट्रांजेक्शन का मतलब है कैश आ रहा है या जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग परचेज्ड फॉर ₹5 लाख, बिल्डिंग परचेज की। अब हमें इसमें ये नहीं देखना है कि कैपिटल है या रेवेन्यू है, इस साल का है या नहीं, कुछ भी नहीं देखना है। हमें केवल और केवल क्या देखना है? कैश आ रहा है या जा रहा है। तो जब भी आप रिसिप्ट एंड पेमेंट बना रहे हो, कोई भी अकाउंट आप एक साथ नहीं बनाओगे। तो जैसे आप रिसिप्ट एंड पेमेंट बना रहे हो तो आपके दिमाग बिल्कुल सॉर्टेड होना चाहिए। या ट्रांजेक्शन पड़ा, या पैसा आया या गया, कुछ भी नहीं हुआ तो नहीं लिखेंगे। पैसा आया तो रिसिप्ट, गया तो पेमेंट। हमें केवल पैसे से मतलब है, इनकम से भी मतलब नहीं है, एक्सपेंस से भी मतलब नहीं है, करंट ईयर से मतलब नहीं है, किसी अदर ईयर से मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है केवल पैसे से। पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट, जा रहा है तो पेमेंट। तो केवल और केवल कैश ट्रांजेक्शन कंसीडर करने जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाते हो। सॉर्टेड है? चलो, इसका फॉर्मेट क्या रहेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये आपकी हो जाएगी रिसिप्ट्स, और यहाँ क्या जाएंगे? पेमेंट्स। अमाउंट जनरली हम लोग क्या रुपीज में रखते हैं। जनरली कैश का बैलेंस क्या होता है? कैश हमारे लिए क्या होती है? एसेट। एसेट का बैलेंस क्या होता है? रियल। और डीआरसीआर में नेचर क्या होगा इसका? डेबिट। एसेट का नेचर क्या होता है? हमेशा डेबिट। और लाइबिलिटीज का क्या होता है? क्रेडिट। तो कैश तो मेरे लिए एसेट है, तो इसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट। तो हमेशा टू साइड से स्टार्ट करेंगे। टू बैलेंस बीडी, कैश का और बैंक का, दोनों एक साथ आएंगे। यहाँ पे दो अलग अलग कॉलम्स नहीं बनते, जैसे अपने बनते थे ना, 1 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, ऐसा कुछ नहीं। सीधे टू बैलेंस बीडी, कैश और बैंक दोनों का बैलेंस ले। लेकिन अगर बाय चांस बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट में हुआ तो ओवरड्राफ्ट क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। इसके बाद में नेक्स्ट, अब हाँ में क्लियर है क्या लिखा है? तो अगर कहीं से भी पैसा आ रहा है तो किस में आएगा? रिसिप्ट में। और पैसा जा रहा है तो पेमेंट साइड में। टू ऑल कैश रिसिप्ट, वो तो यहाँ आएगी। टू कैश, बस चेक करना है, पैसा कहीं से भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है तो किस में आएगा? रिसिप्ट में। पैसा अगर कहीं से भी जा रहा है, किसी भी फॉर्म में जा रहा है, तो किस में आएगा? पेमेंट में। बस कैश होना चाहिए और कुछ भी नहीं। हमें फोकस किस पर रखना है? कैश पे। और बंद किससे कर देंगे?
बाय बैलेंस कैरिड डाउन, किसका, कैश का और का। तो कुछ ये इसका फॉर्मेट होता है, सिंपल फॉर्मेट है, कुछ इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। दो कॉलम है, रिसिप्ट और पेमेंट। तो जितनी भी रिसिप्ट है वो रिसिप्ट साइड में और पेमेंट्स है तो पेमेंट साइड में। ठीक है, जो करो नोटिस। बेटा नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये क्या होता है, अब देखो, जैसे वो किसके जैसा था, कैश बुक के जैसा। तो इट इज ऑलमोस्ट सेम एज
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये किसके जैसा है? पी एंड एल के जैसा। जैसे हम लोग पी एंड एल बनाते थे ना, सेम वैसे ही ये बनने वाला है। ठीक है। अब इसके अंदर इसका नेचर क्या होगा? इसके अंदर क्या क्या आ रहे हैं? इसके अंदर क्या क्या आ रहे हैं? तो इसका नेचर क्या होगा? सही बोला, किसने बोला था अभी? नेचर ऑफ दिस अकाउंट इज नॉमिनल। अब इसके अंदर क्या होगा? अब ये ध्यान से सुनना। इट इंक्लूड्स करंट ईयर्स रेवेन्यू आइटम्स, वेदर इन कैश और, ये तो ध्यान सुनना, उस वाले अकाउंट में क्या सीन था? केवल कैश होना चाहिए, चाहे कैपिटल हो, रेवेन्यू हो, करंट ईयर से हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैश होना चाहिए। इसके अंदर क्या आता है? केवल और केवल करंट ईयर के रेवेन्यू आइटम्स। पहली बात, करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? रेवेन्यू। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो इनकम और एक्सपेंडिचर में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये दो कंडीशन क्या हो गई? पहला करंट ईयर, और दूसरा रेवेन्यू। मुझे दो चीज चेक करनी है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जो लिखा हुआ है उसको इनकम और एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है, इसके लिए मैं दो चीजें चेक करूंगा। भाई करंट ईयर का है, यस। फिर चेक करूंगा रेवेन्यू है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो रिकॉर्ड करूंगा, नहीं हो रही तो रिकॉर्ड नहीं करूंगा। मुझे दोनों कंडीशन प्रॉपरली सेटिस्फाइड चाहिए। तो अब इसका फॉर्मेट क्या होगा? इस तरफ तो आएंगे एक्सपेंस, और इस तरफ आ जाएगी इनकम। टू ऑल करंट ईयर्स रेवेन्यू एक्सपेंस, और बाय ऑल करंट ईयर रेवेन्यू इनकम। ठीक है। अब अगर डिफरेंस आता है टू साइड में तो उसको बोलेंगे सरप्लस। ठीक है। इसमें क्या आएगा? हमेशा डिफरेंस। और अगर इस तरफ आता है डेफिशिएंसी, मतलब इस तरफ पैसा आया, इस तरफ डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब इनकम आर मोर देन एक्सपेंस। तो अपने लिए क्या बच गया? पैसा बच गया, सरप्लस हो गया। इस तरफ आ रहा है, इसका मतलब एक्सपेंस आर मोर देन इनकम, इसका मतलब पैसा कम पड़ रहा है, खर्चा ज्यादा हो गया। तो अपने लिए क्या हो गया? पैसा कम, डेफिशिएंसी हो गई। सॉर्टेड है। तो देखो, इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? ये पी&एल की जैसा होता है, नॉमिनल अकाउंट है। बस ध्यान के रखना, इसके अंदर आएगा क्या? करंट ईयर की रेवेन्यू चीजें। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही नहीं है तो वो मेरे इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। मतलब अगर कैपिटल है या करंट ईयर का नहीं है, तो अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो मेरे इनकम और एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। जैसे देखो, ये आपके समझने के लिए पॉइंट्स हैं।
इस बात का ध्यान रखना, जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको एक बार में कोई एक ही चीज ध्यान रखनी है, या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर या रिसिप्ट, दोनों को कंबाइन करके मत सोचना, नहीं तो गड़बड़ी होगी। जब आप इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में सोच रहे हो तो उसी के बारे में सोचो, फिर और कुछ मत सोचो। तो जैसे पहला पॉइंट है, मशीन पहला पॉइंट, मशीन परचेज्ड फॉर ₹1,00,000, 1 लाख की मशीन खरीदी। तो बताओ इनकम और एक्सपेंडिचर में आएगा या नहीं आएगा? क्या चेक करना है, इनकम और एक्सपेंडिचर क्या चेक करना है? मैंने दो फैक्टर्स बताए थे, क्या क्या चेक करना है? तो मैं दो चीज चेक कर लूंगा। पहला मैं देखूंगा करंट ईयर का है क्या, प्लस वो क्या होना चाहिए, रेवेन्यू। ये दो बातों में से कोई एक बात मुझे सही चाहिए। तो बताओ, मशीन परचेज की 1 लाख रुपए में, तो ये तो इसी साल परचेज की, करंट ईयर तो है, पर क्या ये रेवेन्यू है क्या? मशीन खरीदना कौन सा खर्चा है? मशीन अपने लिए क्या है, एसेट, और एसेट का मतलब क्या हो गया, कैपिटल। तो ये करंट ईयर का तो है बट रेवेन्यू नहीं है। तो अब करंट ईयर का है बट रेवेन्यू नहीं है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंस से, तो इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कोई भी इसमें कौन सा खर्चा आता है, रेवेन्यू होना चाहिए, जबकि मशीन खरीदना कौन सा खर्चा है, कैपिटल, तो इसमें नहीं आएगा। चलो, रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या चेक करना है, केवल और केवल कैश का फ्लो चेक करना है। कैश फ्लो होना चाहिए, अगर पैसा आ रहा जा रहा है तो इसमें आएगा। कैपिटल रेवेन्यू से कोई मतलब, मुझे देखना है पैसा आया या गया। तो मशीन परचेज की 1 लाख रुपए में, मतलब 1 लाख रुपया गया, कैश का फ्लो हो रहा है, ठीक है। मुझे कोई मतलब नहीं है कि कैपिटल है रेवेन्यू है कौन से साल का, कोई मतलब नहीं है। जब मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट बना रहा हूं तो मैं केवल एक ही चीज देखूंगा, कैश का फ्लो हुआ क्या। भाई मैंने मशीन 1 लाख में खरीदी, कुछ नहीं बोला, मतलब मैंने 1 लाख रुपए दिया होगा। और जब मैं 1 लाख पे कर रहा हूँ तो पैसा गया मेरा, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, फ्लो है। तो रिकॉर्ड करेंगे, कितने रुपए रिकॉर्ड करेंगे, पूरे 1 लाख। चलो, सेकंड, डेप्रिसिएशन ऑन अबाउ मशीन ₹5,000। चलो, सबसे पहले इनकम और एक्सपेंडिचर में आएगा या नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन रेवेन्यू होता है, मैंने अभी बताया था इसका पैनल का डेप्रिसिएशन। और कुछ भी नहीं बोला तो मैं करंट ईयर का मानूंगा, विदाउट इन्फॉर्मेशन कोई भी चीज करंट ईयर की होगी, मैं पिछले 2 साल पुराना डेप्शन आज क्यों लगाऊंगा। मशीन अभी खरीदी तो डेप्शन में भी लगेगा, ठीक है। तो करंट ईयर प्लस रेवेन्यू दोनों सेटिस्फाइड है, तो इसके अंदर आएगा कितने, 5,000। रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा क्या, मुझे अब क्या देखना है, कैश फ्लो। डेप्रीसिएशन कौन सा एक्सपेंस है, नॉन कैश। डेप्रीसिएशन से केवल वैल्यू कम होती है, न तो पैसा आया न पैसा गया, तो इसमें नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज क्या है, नॉन कैश है। चलो, थर्ड, सैलरी पेड ₹50,000 इंक्लूडिंग ₹5,000 फॉर लास्ट ईयर। चलो, तो इनकम और एक्सपेंडिचर पहले बताओ आएगा या नहीं आएगा, पहले तो ये क्लियर करो। सैलरी रेवेन्यू है, आएगा, ठीक है। सैलरी क्या है, तो आएगा तो सही। अच्छा, कितना आएगा बताओ, सैलरी टोटल 50,000 पे करी, उसमें से 5,000 कौन से हैं, पिछले साल के,
इस साल के कितने हुए, तो करंट ईयर के कितने सैलरी रेवेन्यू आएगा, और करंट ईयर की अमाउंट आएगी कितने, 45 आएगी केवल। अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या आएगा, पेड है मतलब पैसा गया है, तो आएगा तो सही। कितना अमाउंट आएगा, पूरे 50,000 का फ्लो हुआ है, पूरे 50,000 आएगा। अब वहां पे पिछले साल ये साल कोई मतलब नहीं, वहां पैसे से मतलब है, पैसा मेरा पूरा 50,000 गया है, आएगा। रेंट पेड ₹1,00,000 इंक्लूडिंग ₹10,000 फॉर लास्ट ईयर एंड ₹5,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। चलो पहले बताओ, इनकम और एक्सपेंडिचर में आएगा या नहीं आएगा, कौन सा खर्चा है, रेंट। रेंट बताओ कैपिटल है या रेवेन्यू है, रेवेन्यू, डे टू डे खर्चा है, तो रेंट है, रेवेन्यू है, आएगा। अब बताओ अमाउंट कितनी आएगी, ये 1,00,000 है ना, 1L मतलब 1,00,000, चलो कितना आएगा, 1,00,000 का रेंट टोटल। अब इसमें कौन सी अमाउंट आनी चाहिए, 1,00,000 टोटल पे करा, उसमें से 10,000 कौन से हैं, पिछले साल के, ये हट जाएंगे, कितने बचे, 90, 90, 90 में से 5,000 कौन से हैं, अगले साल के, ये भी हट जाएंगे, तो इस साल के कितने बच गए, 85, है ना। तो करंट ईयर के कितने बच रहे हैं हमारे पास में, 85, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैश देखना है, कितना पैसा गया इस पूरे 4th पॉइंट में, कितना पैसा गया आपकी जेब से, 1,00,000। मैंने कितना अमाउंट पे करा है, पूरा 1,00,000 पे करा, मेरी जेब से तो पूरा 1,00,000 गया। जब मैंने क्या बोला, इन दोनों को सेपरेट चेक करना, मैं पर एक साथ क्यों करा रहा हूँ, मैं पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट बनवा के पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट के ट्रांजेक्शन लिखता, फिर लेकिन जब आपके क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें क्या आता है, प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं, इसलिए मैं आपको यहीं से दोनों साथ में चला रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में माइंड जो अपना ना माइंड सेट वैसा बन जाए। तो जब मैं इस पॉइंट को पढ़ रहा हूँ, जब मैं इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए पढ़ रहा था, मैंने दो चीज निकाली, लेकिन जब मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट के लिए पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा, इसमें कैश कितना गया, तो कैश कितना गया मेरा, 1,00,000, ठीक है, तो कैश कितना गया मेरा, 1,00,000, ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट मेड ₹1,00,000, 1,00,000 का अपन ने इन्वेस्टमेंट किया है। चलो इनकम और एक्सपेंडिचर में आएगा क्या, तो पहले नेचर देखूंगा मैं, इन्वेस्टमेंट 1 साल से कम, मतलब इन्वेस्टमेंट अपने लिए क्या है, एसेट है या नहीं है, इन्वेस्टमेंट अपने लिए क्या होती है, एसेट। मैं कहीं भी इन्वेस्ट करूँ मेरे लिए क्या होगी, एसेट। एसेट का मतलब क्या हो गया, कैपिटल। एसेट है, एसेट का मतलब क्या हो गया, कैपिटल। ये मेरे लिए एसेट है, एसेट का मतलब कैपिटल है, तो इसमें नहीं आएगा। उसमें मुझे क्या चेक करना है, पैसा कितना गया, तो इन्वेस्टमेंट कितने करा मैंने, 1,00,000, मेरी जेब से कितने गए, 1,00,000, तो कैश है कितने का, 1,00,000 का। सिक्स्थ, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन अबव इन्वेस्टमेंट, मतलब उस इन्वेस्टमेंट पे अपन ने 10,000 रुपए कमा लिए हैं, अपन ने 10,000 रुपए कमा लिए, मिले नहीं है। एक्रूड का मतलब क्या होता है, कमा तो लिए बट मिले नहीं है। चलो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा क्या,
इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मेरे लिए क्या हो गया, इनकम, और करंट ईयर के कितने हैं पूरे, विदाउट इंफॉर्मेशन कोई भी चीज करंट ईयर, जब तक मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं तो वो चीज किसकी मानी जाएगी, करंट ईयर की। चलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट में एक्रूड है, एक्रूड का मतलब क्या हुआ, कमाया है बट मिला तो है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, नॉन कैश, मतलब नहीं आएगा। तो कुछ कुछ थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली आपको इन सब चीजों से लेके, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक। तो आज की टोटल समरी क्या बनती है, आज जो हमने पढ़ा, ये तुमने रिवीजन किया था। सबसे पहले हमने पढ़ा कैपिटल रेवेन्यू, तो अगर मैं बहुत शॉर्ट में समझाऊं, तो अगर कोई एसेट से रिलेटेड खर्चा है, मतलब एसेट है, एसेट की सेल परचेज ऐसा कुछ है, तो वो क्या होता है, कैपिटल। बट जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, रेवेन्यू। ठीक है, फिर हमने पढ़ा टाइप ऑफ अकाउंट्स, इतना रेलेवेंट नहीं है समझने के लिए भाई, अगर पर्सन से रिलेटेड है तो पर्सनल, इनकम एक्सपेंसेस से है तो नॉमिनल, और एसेट से है तो रियल। रेलेवेंट और काम का था हमारे लिए ये। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक कैसा होता है, रियल नेचर होता है, और इसमें केवल और केवल कैश ट्रांजेक्शन का ध्यान रखना, मतलब पैसा आया या पैसा गया। कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो तो ये देखोगे पैसे का ट्रांजेक्शन हुआ है क्या, तो एक्रूड या फिर आउटस्टैंडिंग ऐसी चीजें इसमें नहीं आती है। पैसा अगर आ रहा जा रहा है तो इसमें आएगा। फॉर्मेट क्या होता है, डेबिट साइड में आती है रिसिप्ट, और क्रेडिट साइड में आती है सारे पेमेंट्स। फिर हमने देखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये P&L की जैसे होता है, नॉमिनल। इसको बनाने के लिए हमें दो कंडीशन चेक करनी है, करंट ईयर का होना चाहिए प्लस क्या होना चाहिए, रेवेन्यू। अगर ये दोनों सेटिस्फाइड हैं तो रिकॉर्ड करूंगा, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करूंगा। मुझे कैश से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो देखना है कि भाई हाँ करंट ईयर का है, ओके, रेवेन्यू है, ओके। तो लेट मी से जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी क्या है, रेवेन्यू है। अब आउटस्टैंडिंग मुझे फर्क नहीं पड़ता है, अब करंट ईयर की है, ओके है, तो मैं लिख दूंगा। आ रही बात समझ में। इसमें डेबिट साइड में क्या आते हैं, एक्सपेंस, और क्रेडिट साइड में क्या आती है, इनकम। ठीक है, अब ये नोट कर लो। कोई डाउट बेटा अब तक।